नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए चल खुसरो घर आपने का चौथा अध्याय। इसके आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको आई बटन तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके अलावा शिवानी जी के उपन्यास, अन्य उपन्यास और कहानियों का लिंक भी आपको हमारे ब्लॉग से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं और अपने मनपसंद उपन्यास और कहानियाँ सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चल खुसरो घर आपने का अध्याय 4। लेखिका शिवानी। बड़े राजा के बड़े बेटे ने किसी मेम से विवाह किया था। वह अपनी पत्नी को लेकर अपनी चीनी मिल के अहाते में अपने नवनिर्मित कोठी में रहने चला गया था। बड़ा गोश्त खाती है मेमवा, खान सामा बतात रहा। हमें बिना गाय के गोश्त के गस्सा ना तोड़त है ससुरी, और सास है भैंसिया की एक दिन हमसे छुआई गई तो चट से ना ही डाली। कभी कभी वह अपने पुत्र पत्नी सहित हवेली में आता तो उसके पुत्र को बाबा गाड़ी में घुमाती आया प्रायः ही कुमुद को दिख जाती। एक दिन बीड़ी सुलगाने से में उसने गाड़ी को छोड़ दिया और ढलान में ढलकती गाड़ी ठीक उसी की खिड़की के नीचे आकर रुक गई। सहम कर वह पीछे हट गई। कैसी विचित्र बनावट थी निर्विकार चेहरे की, भाव शून्य आंखों की पुतलियां एकदम स्थिर, मुंह से टपकती लार और असहाय विवशता में इधर उधर लुढ़कती गर्दन। चमड़े की पेटियों से उस मंगोल बालक को बड़ी निर्ममता से कसकर गाड़ी से बांध दिया गया था। ठीक ही कह रही थी राम प्यारी, यह अभिशप्त हवेली मानुस नहीं बन मानुसों का ही डेरा थी। मझले राजा कृष्ण कमल सिंह का एक हाथ ही कभी किसी शिकार पार्टी में स्वयं अपनी ही राइफल से कोहनी से विलग हो गया था। रेशमी कुर्ते की बाह से झूलता वह निर्जीव हाथ भी वह देख चुकी थी। चेहरा बहुत कुछ अपने छोटे भाई से मिलता था। वैसी ही बड़ी बड़ी आंखें, वही रंग, ऊंची काठी, किंतु एक ही बार उन कुटिल आंखों के चाबुक की मार उस पर पड़ी थी और वह कांप उठी थी। वह बालों की उंगलियों से सुलझा रही थी कि उसने देखा उद्यान में लगे संगमरमरी फव्वारे के पास खड़े कृष्ण कमल सिंह उसे बड़ी निर्लज्जता से घूरे जा रहे हैं। अचकचाकर वह पीछे हटने को ही थी कि वह बड़ी कुटिल अंतरंगता से मुस्कुराए। तभी उसने उस रेशमी कुर्ते से झूलती निर्जीव बाहों को देख लिया। ओह, तो यही थे उस सांवली चुलबुली प्रौढ़ा के पति, मझले राजा। दो भाइयों के चेहरे थे, किंतु राजकमल सिंह के की विनम्र सौम्यता के गांभीर्य और इस भाले की जहरीली नोक सी दृष्टि में कितना अंतर था। दूसरे ही दिन उसने राम प्यारी से कहा था, साहब से कहना मैं उसी कमरे में रहूंगी जहाँ पहली मिस साहब रहती थी। हाय दैया, दहल जाइयो बिटिया, बड़ा मनहूस कमरा है। उस कमरे के चारों ओर सटे अनेक कमरों से घिरी रहने पर उस कुटिल व्यक्ति को देखने का भय तो नहीं रहेगा। शायद उस एकांत कमरे के बदनाम अतीत से उसके त्रस्त होने की संभावना ने ही राम प्यारी के वात्सल्य को सहसा उकसा दिया। चलो हम हो यहाँ खटिया डार ले बिटिया। नहीं प्यारी, मैं नहीं डरती। उसने हंसकर प्यारी के उदार प्रस्ताव की अवमानना तो कर दी, पर रात को जब 10 ही बजे से खिड़की से सटे अश्वत्थ की घनी छालों में से उल्लू की मनहूस आवाज आने लगी और सड़क के कुत्तों के संवेद स्वर के बीच किसी एक भयत्रस्त कुत्ते का हूं हूं का विलाप स्वर रात्रि की निस्तब्धता को भंग कर उठा, तो वह बत्ती जलाकर बड़ी देर तक बैठी रही। सिर के ऊपर पंखा चल रहा था, वही पंखा जिसके 1 वर्ष पूर्व केरल की मरियम की निर्जीव देह झूली होगी। और फिर कब उसकी आंख लग गई जान भी ना पाई। जब जागी तो देखा काशी चाय की ट्रे लेकर द्वार पर खड़ी है। यहाँ रख दो। काशी, रात बड़ी देर तक नींद नहीं आई, इसी से देर से आंख लगी, उसने हंसकर कहा। हाथ मुंह धोकर कुमुद चाय पीने लगी। प्याली होठों से लगाई ही थी कि उसकी दृष्टि दीवार पर पड़ी। सुंदर अक्षरों में कमरे की पूर्व स्वामिनी ने क्या दीवार ही अपने हस्ताक्षरों के स्मृति चिन्हों से भर दी थी। मरियम टी जोसेफ, मरियम मरियम मरियम। क्या यह नाम हर कोने में उसके साहस को चुनौती देता रहेगा? देता रहे, उसे किसी का भय नहीं था। ना निर्जीव वहां का, ना जहर बुझी दृष्टि के स्वामी शिव कमल सिंह का, ना आंखों की ज्वाला से उसे दिन रात दग्ध करती अबाध्य काशी का। ना, अब तो उसे मरियम की अतृप्त आत्मा का भय था और ना स्वयं उन्मादनी अतृप्त गृहस्वामिनी का। अब जब कभी मालती अपनी अमानवीय पकड़ से उसका हाथ
कसकर मसलने की चेष्टा करती, तब उसी जवाबी पकड़ से उसकी कलाई मरोड़ अपना हाथ उसे छुड़ाना वह सीख गई थी। वर्षों से उन्माद के अरण्य में भटककर जंगली बन गई उस शेरनी को उसने अपने मौन अनुशासन से जीत ही लिया था। कभी कभी उसे लगता मालती उससे डरने लगी है। वह कमरे में आती तो वह भय से पलंग के ही एक कोने में दुबक कर बैठ जाती। काशी की अबाध्यता को भी उसने केवल अपनी कड़ी चितवन से पराजित कर दिया। अब कभी काशी उसके आदेश का पालन नहीं करती तो वह राजकमल सिंह के सामने खड़ा कर देती। देखिए सर, यह काशी मेरे एक भी आदेश मानने को तैयार नहीं, और बोलने से बहुत बुरी तरह जवाब देने लगती है। और फिर गृहस्वामी की रौबीली उपस्थिति में थर थर कांपती काशी पालतू बिल्ली सी कुमुद के पीछे पीछे लगी रहती। एक ही दिन अपना उग्र रूप दिखाकर मालती एकदम शांत हो गई थी। राजकमल सिंह को अपने किसी काम से बाहर जाना था। मालती के कमरे में काशी सोएगी। रात को आपको वहाँ नहीं सोना होगा। फिर भी यदि कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकती हैं। वह अपना फ़ोन नंबर भी उसे दे गए थे। किंतु पति के जाते ही मालती पूर्ण स्वाभाविक अवस्था में लौट आई। खाने पीने में भी उसके नित्य का पशुवत आचरण बदल गया था। खाना आता तो वह पहले की भांति थाली को छीन उस पर टूट नहीं पड़ती। बड़े ही सलीके से अभिजात्यपूर्ण गरिमा में होठ बंद कर नन्हे निवाले तोड़ चुपचाप आंखें झुकाए खाना खाती और स्वयं ही थाली हटा हाथ मुंह धोने बेसिन तक चली जाती। 7-8 दिनों से राजकमल सिंह को ना देखकर भी किसी प्रकार की जिज्ञासा या कौतूहल की एक रेखा उन बड़ी बड़ी आंखों में कुमुद नहीं ढूंढ पाई थी। कुमुद से उसकी बोलचाल अभी भी हाँ या ना तक ही सीमित थी, वह भी केवल सिर से के मुख संकेत से। बस एक दिन जब उसे वह नींद की गोली खिलाकर अपने कमरे में ले जाने लगी, तब मालती के अलस कंठ स्वर ने उसे रोक लिया। सुनो जी। कुमुद पलटी। वह चली गई क्या? कौन? मरियम। कुमुद की समझ में नहीं आया कि उस अर्थहीन प्रश्न का क्या उत्तर दे। एक अज्ञात भय से वह मन ही मन सिहर भी उठी थी। यदि इस निर्भीत गृह कमरे में, जहाँ से उसकी चीख भी शायद नौकरों के सागर पेशे तक नहीं पहुँचेगी, मालती ने उसे दबोच लिया, तो वह अपने को कैसे छुड़ा पाएगी? आज तो वह भी नहीं है जिन्होंने उसे उस दिन एक छलांग लगाकर उन्मादिनी पत्नी से छुड़ा लिया था। अपने रक्तिम दाड़िम से अधरों पर नुकीली जीवा फेरती वह कैसे उस दिन उसकी उंगली के रक्त को चाट रही थी। यदि उसका असहाय विवशता भाप वह नरभक्षिणी उस पर झपट पड़ी तो? किंतु प्रश्न पूछने वाली ने स्वयं ही उसकी उलझन दूर कर दी। दोनों घुटनों को अपनी चूड़ियों भरे हाथ के बंधन से बांध झूला सा झूलती मालती होठों ही होठों में जाने क्या बड़बड़ाने लगी। कुमुद तेजी से सीढ़ियां उतर गई। अब रात 10 बजे से सुबह 7 बजे की ड्यूटी काशी की थी, किंतु कमरे में आते ही अचानक फिर गहन निराशा में डूब गई। क्यों क्यों उसने यह प्रश्न पूछा था? क्या कभी मरियम को कि किसी आचरण ने उसके विकृत मस्तिष्क को कभी आहत किया था? सुना था मरियम सांवली होने पर भी बेहद आकर्षक थी। बड़ी कटीली आंखें रही, पियरी ने उसे बताया था। रही सांवर मुला गजब की मुस्कान छाटत रहे। नाक नक्शा ऐसन रहा कि का बताई। क्या कभी उस गजब की मुस्कान ने उस शीला से निष्प्राण गृह स्वामिनी का सुहाग छीने की अनधिकार चेष्टा नहीं की थी? दिन प्रतिदिन गहन रहस्य के दलदल में कुमुद विविशता से धंसती चली जा रही थी। कभी आधी रात को दबे स्वरों की फुसफुसाहट सुन खिड़की पर खड़ी होती तो देखती जीप में भरे हाथों में बंदूक लिए दीर्घदेही रहस्यमय अतिथि उतरकर बड़े राजा की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। तब क्या यही वह कुख्यात दस्युदल था जिसकी और उस दिन राजकमल सिंह ने संकेत कर उसे चेतावनी दी थी? ऐसे वातावरण से बाहर निकलने को कुमुद छटपटा रही थी, किंतु उसकी विवशता उसके भाग निकलने के उत्साह को उसी क्षण उड़ा देती। यहाँ आने से वह सुखी हो ना हो, उसका परिवार निश्चय ही सुखी था। माँ के प्रत्येक पत्र में उसके लिए कृतज्ञ आशीर्वादों के साथ बार बार यही उल्लेख रहता कि उसके वहाँ जाने से उसके परिवार की आर्थिक दशा बाबूजी के जीवन काल की दशा से भी अधिक संतोषजनक हो गई है। तूने मुझे जो सुख दिया है कुमू, वह सुख तो तेरे बाबूजी मुझे कभी नहीं दे पाए। उनके पास इतनी रकम रहती ही कब थी। फिर एक ना एक रिश्तेदार हमेशा गला ग्रह बना रहा। दुख यही होता है कि जब आज तेरी कमाई से सब सुख साधन हमारे करताल पर रख दिए हैं, तब भोगने को तेरे बाबूजी नहीं हैं। कुमुद जानती थी
कि मन ही मन अम्मा सब सुख होने में भी किसी दुख में घुली जा रही है। उमा का निर्वासन उन्हें एकदम तोड़कर रख गया था। जब से आई वह 4-5 दिन की छुट्टी लेकर एक बार भी तो घर न जा पाई थी। माँ की अवस्था देख फिर वह रात भर नहीं सो पाई थी। ऐसी हालत तो उनकी बाबूजी की मृत्यु के बाद भी नहीं हुई थी। आंखों के नीचे गहरे गड्ढों की काली माँ, उदास श्रीहीन चेहरे पर एक भयत्रस्त स्थायी आतंक उतरकर झुर्रियों में घुलमिल गया था। तुम क्या बीमार थी अम्मा? मुझे क्यों नहीं लिखा? उसने पूछा और स्नेही विगलित प्रश्न के साथ साथ उसकी आंखें छलक गई। दूर पगली, बीमार क्यों होने लगूंगी? कभी कभी सोचती हूँ क्या पाप किए थे मैंने, जो आज 3-3 बच्चों के रहते हुए भी अकेली हूँ। उमा को 3-4 चिट्ठियाँ लिख चुकी हूँ, एक का भी जवाब नहीं आया। पता नहीं लड़की बीमार है या मुझसे रूठी है। लालू कुछ लड़कों के साथ किसी होटल में गाना गाने दिल्ली चला गया है। वहीं से एक कार्ड आया है कि किसी मित्र के साथ काठमांडू जा रहा है। तुम ऐसे इधर उधर क्यों जाने देती हो अम्मा? कुमुद ने कठोर स्वर में माँ को डांट दिया। तुम इतनी सीधी हो कि वह जब चाहे जैसे चाहे तुम्हें समझा बुझाकर अपनी मनमानी कर लेता है। जानती हो, नेपाल उस जैसे गंजेड़ी चरसियों का स्वर्ग है। सुना है दाढ़ी वाड़ी भी रख ली है। कैसा कार्तिकेय सा चेहरा था कुमु। अब तू देखेगी तो पहचान भी नहीं पाएगी। औघड़ बना फिरता है। कंधे तक बाल बढ़ा लिए हैं, फकीरों की सी दाढ़ी रख ली है। महीनों तक नहीं नहाता, आंखें दिन रात कपाल पर चढ़ी रहती हैं। मैंने ही 10 मास तक गर्भ में रखा, पर जब कभी आधी रात को झूमता झामता घर आता है तब मैं माँ होकर भी उसे देख सहम जाती हूँ। ना अब उसे हमारी ममता है ना मोह। कुमुद की बगल में लेटी अम्मा फिर निशब्द रोने लगी थी। अंधेरे कमरे में माँ बेटी ने ना जाने कब तक चुपचाप पड़ी रही। कुमुद को लगा वह घर से दूर जाकर केवल प्रचुर धनराशि भेजकर ही कर्तव्य भार से मुक्त नहीं हो सकती। जब वह हवेली में राशि भोजन का आनंद ले रही थी तब शायद इस अंधेरे कमरे में अकेली भूखी पड़ी अम्मा अक्रमण्य पुत्र की प्रतीक्षा में आधी आधी रात तक अनिद्रा करवटें बदलती रही। उमा का हृदयहीन निर्वासन भी तो उसी ने किया था। कुमुद सो गई बेटी? अचकचाकर कुमुद ने आंखें पोंछ ली, किंतु माता पुत्री की भीगी पलकों की करुण आर्द्रता एक दूसरे का कपोल स्पर्श कर चुकी थी। नहीं अम्मा, नहीं, जाग रही हूँ। कुमु बेटी, तू अब वहाँ की नौकरी छोड़कर फिर लखनऊ लौटा। मुझसे अब कुछ नहीं संभलता। मुझे लगता है गौरी को उमा वाली बात कहीं से पता लग गई है। ना जाने कैसी कैसी बातें पूछती रहती है। तू तो जानती ही है बेटी, मैं कभी झूठ नहीं बोल पाती। तो क्या तुमने गौरी चाची को सब कुछ बतला दिया? अम्मा, कुमुद घबराकर पलंग पर बैठ गई। नहीं बेटी, पर पता नहीं कब अनजाने में मुंह से कुछ निकल जाए। फिर गौरी को तू जानती है, उसके पेट में तो पानी नहीं पचता। कहीं बिरादरी को भनक भी लग गई तो हमारा सब करा कराया मिट्टी में मिल जाएगा। इसी से तू जल्दी घर चली आ और सब कुछ वहीं से निपटा दे। कहाँ से क्या निपटा दूँ? क्यों, उमा की शादी और कौन निपटाएगा? तेरे मामा से अकेले क्या हो पाएगा? उन्होंने उमा के लिए लड़का देख लिया है। लड़का? लड़का देख लिया और तुमने मुझे कभी कुछ लिखा भी नहीं? कुमुद का आहत स्वर सुन माँ ने अंधेरे में ही टटोल कर उसका हाथ कसकर दबा दिया। परसों ही तो चिट्ठी आई है, अभी तक बात पक्की नहीं की, पर लगभग पक्की ही है। लड़का क्या करता है? रेलवे में माल बाबू है। उमा को उसी ने देखकर पसंद किया। बस बात पक्की करने के लिए ही तेरी हाँ के लिए रुकी थी कुमु। तो मेरी ही हाँ के लिए क्यों रुकी थी अम्मा? शादी क्या मेरी हो रही है? बड़ी पुत्री की करुण उक्ति ने जैसे माँ के कलेजे में भाला चुबो दिया। उसे लगा बड़ी पुत्री के कौमार्य को बड़ी उदासी से लांग वह छोटी के विवाह की योजना बड़े उत्साह से बनाने लगी थी। यह उसका अन्याय नहीं तो क्या था? कुमुद का खिन्न होना स्वाभाविक ही था। मेरा भगवान जानता है बेटी, तेरे विवाह से पहले उमा को निपटाने की बात करने लगती हूँ तो जी में आता है जीभ काट कर दूर फेंक दूँ, पर तेरी ओर से निश्चिंत हूँ। मैं जानती हूँ तू कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे हमारे कुल पर आँच आए। क्या अम्मा जानती थी कि उसे आदर्श की उस सर्वोच्च वेदी पर बिठाकर बचपन से ही उसके साथ कैसा अन्याय किया गया है? उमा जो भी कर ले हमेशा ही उसके 100 खून माफ रहे, बार बार यही सुनती थी। कुमुद ऐसा कभी नहीं करेगी। कुमुद को तो कपड़ों की भी कोई चिंता नहीं रहती। उमा ही थी जो सदा हवा से लड़ती थी। मजाल है उसकी थाली में कद्दू, लौकी या मूली की सब्जी अम्मा परस दे। कुमुद भी इन सब्जियों को देख कर भड़कती थी, किंतु उसकी अनिच्छा कभी अधरों तक नहीं आती। बचपन से ही सुनती आई थी कि वह तो गऊ है, थाली में गोबर का लोधा भी रख दे तो खा लेगी।
और धीरे धीरे उसकी निरंतर दबाई गई तृष्णा अब विद्रोह का रूप लेने लगी थी। क्या जीवन भर उसे दूसरों के लिए जीना होगा? उमा लालू के प्रत्येक अन्याय को चुपचाप सहना होगा? कभी कभी अपने समाज की बहुरूपी ढोंग की धज्जियां उड़ाने को वह विहल उठती। एक और पुरानी जीर्ण मान्यताओं को छाती से लगाकर जीने की व्यर्थ चेष्टा, दूसरी ओर लुक छिपकर उनकी मान्यताओं को रोदने की ललक। 1 वर्ष पूर्व एक संभ्रांत कायस्थ परिवार से उमा के रिश्ते के लिए संदेश लेकर उसके पिता के एक मित्र अम्मा के पास आए थे। तुम्हारी लड़की को उन्होंने कॉलेज के किसी जलसे में देखा है। उनका लड़का विदेश में है, अच्छी नौकरी है, वहीं ग्रीन कार्ड ले लिया है, अपना फ्लैट है, एक ही पुत्र है। चाहती है चुपचाप विवाह कर उमा को पुत्र के साथ विदेश भेज दें। प्रस्ताव सुनकर अम्मा ऐसी तिलमिला गई थी जैसे जलते दहकते अंगारों पर पैर पड़ गया। उनकी हिम्मत कैसी हुई? और फिर क्या आप नहीं जानते हम कहाँ के जोशी हैं? दीवान कुल की बेटी को ब्याह कर क्या कथौड़े ले जाएंगे लल्ला? कह देना ऐसे जात बेजात में लड़की देने से उसे गले में पत्थर बांधकर गोमती में डुबो दूंगी। किंतु गले में पत्थर बांधकर माँ को ही डुबो गई थी उमा। और आज उमा के लिए अम्मा को मिला है माल गोदाम का बाबू। छी छी छी, और कोई नहीं मिला क्या अम्मा को? वही अम्मा जो हमेशा बड़े गर्व से कहा करती, देख लेना दीदी, या किसी इंजीनियर से शादी करूंगी या किसी आईएएस से। तुमसे चौगनी साड़ियाँ खरीद कर ना दिखा दूँ तो नाम बदल देना मेरा। उस दिन किस बहरेमी से मारा था उसने उमा को? बेचारी आधी रात तक सिसकती रही थी। तब से फिर उसे देखा ही कहा था। बिछुड़ी निर्वासिता छोटी बहन की स्मृति ने कुमुद का कलेजा सहसा मरोड़ दिया। रात को अम्मा कभी नहीं सत्संग में चली जाती और लौटने में देर होती तब उमा भागकर उससे लिपट कर सो जाती थी। थोड़ी जगह दे दो दीदी, उधर किसको? हमें उस कमरे में अकेले डर लगता है। रात कभी गुसल खाने भी अकेली जाने का साहस नहीं होता। वह इतना बड़ा दुस्साहस कैसे कर गई? अम्मा, अभी मैं नहीं रुक सकती, ना मैं ऐसे नौकरी छोड़ना उचित होगा। तुम देख रही हो, इन 6 महीनों में मैंने तुम्हें जितना भेज सकी हूँ उसका 1/3 भी शायद यहाँ की नौकरी में नहीं बचा पाती। फिर उतने भले लोग हैं, जब चाहूँ घर आ सकती हूँ, वहाँ भी जैसे चाहूँ रह सकती हूँ। मुझे तो इतना सुख पहले कभी मिला ही नहीं अम्मा। ठीक ही तो कह रही थी बेचारी। जब बाप थे तभी दरिद्रता की मनहूस छाया इन बच्चों पर मंडराती रही। अच्छा खाने पीने, अच्छा ओढ़ने पहनने को तरसते ही रहे। बाप का साया उठा तो दोनों अनाथ भाई बहन का बाप बनना पड़ा। अपना कौन सा सुख किया बेचारी ने। जब कभी इधर उधर से पैसा मिलता, कहीं उमा के लिए साड़ी खरीद लाती तो लालू के लिए पैंट का कपड़ा ले आती, फिर माँ के लिए साड़ी। एक दीर्घ निश्वास लेकर वह चुपचाप पड़ी रही। फिर एक भी शब्द अपनी उस सर्वस्व त्यागिनी पुत्री से वह नहीं कर पाई। कुमुद के आने का समाचार पाते ही गौरी चाची भागकर आ गई। अरे क्यों री कुमुद, अपनी नौकरी में तू हम सबको भुला गई? अपनी अम्मा को देखने आ जाया कर, बेचारी अकेली पड़ी रहती है। तू नहीं आ सकती है तो उमा को ही बुला ले। फिर एक ही सांस में उन्होंने सैकड़ों प्रश्न पूछ डाले। क्या नौकरी है उसकी? क्या क्या करना पड़ता है? अच्छा राजा साहब है तब तो तेरी खूब मौज होगी, खूब बढ़िया बढ़िया माल मिलता है होगा खाने में। पर कंधे की हड्डियां तो तेरी अभी वैसी ही निकली हैं। क्या उम्र होगी राजा साहब की? गौरी चाची की कुटिल आंखों में प्रश्न की रहस्यमय कुटिलता रह रहकर जुगनू सी चमकने लगी थी। कुमुद चलने लगी तो अम्मा ने धीमे से स्वर में कहा, कुमुद, वसंत पंचमी को शायद लड़के वाले टीका करने आएंगे, फिर तो हमें भी द्वारा करना पड़ेगा, कुछ रुपयों का प्रबंध करना होगा। तुम चिंता मत करो अम्मा, मैं तुम्हें जाते ही अगले महीने की तनख्वाह एडवांस लेकर भेज दूंगी। हो सका तो राजकमल सिंह जी से कुछ और रुपया लेकर भेज दूंगी। उसने जाते ही माँ को रुपए भेज दिए थे, बड़े संकोच के साथ। एक दिन डरते डरते उसने उमा के विवाह का प्रसंग छेड़ राजकमल सिंह से कुछ रुपयों की याचना की थी। मेरी छोटी बहन की शादी है, आप यदि कृपया कर कुछ रुपए मेरे वेतन से दे सकें सर, मैं सब चुकता कर दूंगी। 1-2 महीने में ही मेरे पिता के बीमे का रुपया शायद मिल जाएगा। भैया आपने मुझसे आज तक कहा क्यों नहीं कुछ? मिस जोशी, बताइए कितने का चेक लिख दूं? मूर्ख कुमुद गूंगी बनी चुपचाप खड़ी रह गई। स्वयं उन्हीं ने अपनी चेकबुक निकाल 5,000 का चेक लिख दिया था। आप इसे रखिए, और रुपयों की जरूरत हो तो निसंकोच मुझसे कहिए। धन्यवाद सर, मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। उसका कंठ कृतज्ञता के गहरे में सहसा अवरुद्ध हो गया था। राजकमल सिंह ने शायद उन निरीह आंखों की छलछलाई कृतज्ञता को उड़ाने के लिए ही फिर एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसकी वह प्रस्तुत नहीं थी। पर एक बात बताइए मिस जोशी,
आपकी शादी से पहले छोटी बहन की शादी हो रही है। क्या आपके यहाँ ऐसा ही होता है? हाथ के सिगार की राख झाड़ते राजकमल सिंह बड़ी विनोदपूर्ण धृष्टता से मुस्कुरा रहे हैं। यह कुमुद ने देख लिया। उसका चेहरा अबीरी हो गया। जी ऐसा नहीं होता, वह घबराहट में बिना कुछ सोचे समझे कह गई और अपने मूर्ख उत्तर की व्यर्थता उसके चेहरे की ओर गहरे रंग में रंग गई। तब जी मेरे परिवार का भार मुझ पर है, अभी छोटा भाई भी पढ़ रहा है। वो समझा, अपने इन सब कर्तव्यों से मुक्त होने पर ही आपका विवाह होगा। क्यों? मेरा स्वार्थ तो हमेशा ही यही मनाएगा मिस जोशी कि आप कभी कर्तव्य से मुक्त ना हो। यदि इतना कहकर राजकमल सिंह हो होकर ना हंसते तो शायद कुमुद सशंकित न होती, किंतु एक अज्ञात भय की सुरसुरी उसकी रीढ़ की को कपा गई। कैसा स्वार्थ? आज जीवन उनकी उन्मादिनी पत्नी की वह दासी ही बनी रहे, यही स्वार्थ था उनका, या कुछ और? एक पल को ही उसकी दृष्टि उन आयत आंखों से टकराई थी और उस तृषार्त चावनी में क्या उस रहस्यमय व्यक्ति का स्वार्थ मात्र ही दिखा था उसे? तुम बहुत शक्की हो दीदी, किसी के बारे में कुछ अच्छी बात सोच ही नहीं सकती। शायद ठीक ही कहती थी उमा। जिस उदार व्यक्ति ने उससे बिना कुछ पूछे ही 5,000 का चेक लिख दिया था, उसी पर संदेह कर रही थी। छी छी, यह ओछी बात उसके दिमाग में आई ही कैसे? अपने अंतर्मन की शंका को नकार कर भी उसने अपने व्यापार को पूर्वाचित संयम से ही बांध कर रखा। जब से मालती ने उससे वह विचित्र प्रश्न पूछा था, तब से वह स्वयं सशंकित हो सचेत हो गई थी। वह समझ गई थी कि घोर उन्माद के बीच भी मालती का हृदय कभी भी नारी सुलभ ईर्ष्या देश को से सुलग सकता है। उसका विश्वास प्राप्त करने के लिए उसे उसके पति से सदा गज भर की दूरी ही बरतनी होगी, किंतु अपने संकल्प पर वह दृढ़ रहती भी कैसे? राजकमल सिंह 15 दिन बाद तेज बुखार लेकर लौटे तो चांदी की मूठ की छड़ी का सहारा लेकर एक क्षण को खड़े ही रह गए। लग रहा था एक एक कदम रखने में भी उन्हें भीषण कष्ट हो रहा है। चुनी हुई शांतिपुरी धोती के ऊपर रेशमी कुर्ता भी मुड़ा तोड़ा लग रहा था। आज तक कुमुद ने गृह स्वामी को कभी अपनी वेशभूषा के प्रति ऐसा उदासीन नहीं देखा था। 15 ही दिन में शरीर शीर्ण हो गया था, चेहरा भी धूसर पड़ गया था। सुना जब से गए हैं तब से ही बुखार चढ़ा था और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 3 डॉक्टर आकर देख गए और तीनों ने ही सन्निपात ज्वर की पुष्टि की, किंतु राजकमल सिंह का स्वास्थ्य उनके प्रौढ़ होने पर भी पूर्ण वयस्क युवक का स्वास्थ्य था। इसी से दुश्चिंता का कोई कारण नहीं है, ऐसा ही कहकर तीनों दवा लिखकर चले गए थे। चलते चलते डॉक्टर चक्रवर्ती ने राय दी थी कि वह किसी नर्स को देखभाल के लिए अवश्य नियुक्त करें। इस ज्वर में परिचर्या ही रोग की एकमात्र औषधि है। कुमुद ने स्वेच्छा से पत्नी के साथ साथ पति का सेवा भार भी सहर्ष ग्रहण कर लिया। उन्हें समय से औषधि देना, टेम्परेचर चार्ट भरना, अपने हाथ से सूप बना उन्हें पिलाना, उनके बिस्तर पर पड़े रहने पर भी अपूर्व कौशल से चादर बदलना, सब वह ऐसी कुशलता से निशब्द करती जा रही थी कि एक दिन डॉक्टर चक्रवर्ती भी प्रसन्न होकर बोले, मिस जोशी किसी अस्पताल में नर्स रही हैं क्या? जी नहीं। वह बिना कुछ कहे खाली ग्लास लेकर बाहर चली गई थी। एक दिन वह रोगी के कमरे में गई तो देखा 3 तकियों का सहारा लिए राजकमल सिंह अधलेटे डॉक्टर चक्रवर्ती के साथ अपने रोग की आलोचना कर रहे हैं। बीच बीच में हास परिहास भी चल रहा है। लगता था बुखार उतर गया है। दोनों आंखें उज्जवल लग रही थी पर चेहरा अभी भी सामान्य रूप से पांडुवर्ण ही लग रहा था। डॉक्टर साहब, आप यदि अनुमति दे तो एक निवेदन करना चाहूँगा। राजकमल सिंह ने दोनों तकिए हटा दिए और कुछ क्षण आंखें बंद कर चुपचाप लेटे रहे। कहिए कहिए, कुछ खाने को मन हो रहा है क्या? डॉक्टर साहब रोगी की प्रगति से अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। नहीं, लग रहा है कि बुखार चढ़ रहा है। सिर में फिर वही असहनीय दर्द होने लगा। आप यदि एक बार किसी तरह कविराज गोस्वामी जी को लाकर मेरी रोग परीक्षा करवा दें। सुना है वह अब कहीं जाते नहीं, पर शायद पिताजी का नाम स्मरण होगा तो आ जाएंगे। स्मरण कैसे नहीं होगा? आपके पिता के दिए मकान में तो अब भी रहते हैं गोस्वामी जी, पर एक बार फिर सोच लीजिए, वह आते ही हमारी सब दवा बंद कर देंगे। यह क्या उचित होगा मिस जोशी? जरा बुखार नापिए तो। बुखार फिर तेज हो गया था। कविराज को बुलाने का अर्थ होगा स्वयं अपनी चिकित्सा की पराजय स्वीकार कर लेना। किंतु राजकमल सिंह केवल धनी व्यक्ति ही नहीं थे, उनके ख्यातिवान श्रद्धेय मित्र भी थे। इसी से अपना स्वार्थ ताक पर रख डॉक्टर चक्रवर्ती स्वयं कविराज गोस्वामी को लेने चले गए।